Good evening, everyone. सो एज आई प्रॉमिस कि हम इस पेपर को कंप्लीट करेंगे, तो ये वाला पेपर हमने दोबारा से स्टार्ट करा है। जो इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हम कर रहे थे, वही से कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22 ये हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लास्ट सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता है कि एक बारी हम आपको दोबारा समझना है, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसी पेपर में से वो क्वेश्चन आपको दोबारा समझाऊंगी, और इवन अगर नहीं हो सका तो वो टॉपिक दोबारा समझा दूंगी, ठीक है, ताकि इससे आपको उस टॉपिक को अच्छे से समझने में आसानी हो जाए। So let's start question number 23. Madhav was appointed as a human resource management in Grow Limited 6 months back. अब हमें समझना होगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, यानी कि HR जहाँ पर भी आपको दिखे, इसका एक ही मतलब होता है। HR का मतलब होता है, जो उसका काम होता है वो ये होता है कि वो कंपनी के लिए एम्प्लॉयज़ को लाए। उसका एक ये फिक्स्ड काम तो होता ही होता है कि रिक्रूट करना, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि ये काम तो है ही है उनका। रिक्रूट करना मतलब जो एम्प्लॉयज़, नए एम्प्लॉय आ रहे हैं, उनको सेलेक्ट करके कंपनी में रखना, ठीक है। ये एक फिक्स्ड काम तो HR का होता ही है। तो 6 महीने पहले माधव ने एक कंपनी में अपॉइंट हुआ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पोस्ट के लिए, हेल्थ ग्रो लिमिटेड नाम की कंपनी में। एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही हैज़ टू परफॉर्म मैनी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ एंड ड्यूटीज़ लाइक। HR के तौर पर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के तौर पर उसे बहुत सारे काम करने पड़े परफॉर्म करने पड़े, जैसे कि एनालाइज जॉब बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब्स एंड प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन। मतलब उसे एनालाइज करने पड़े जितने भी जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, या कलेक्ट करनी पड़ी जो भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए वो लोगों को अपॉइंट कर रहा है, राइट, उससे रिलेटेड। और उसके बाद उन्हें ऐसा ही एक जॉब डिस्क्रिप्शंस भी बनाने पड़े, फिर ट्रेनिंग भी करानी है उनको, और डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। मतलब अगर वो एक एम्प्लॉय को रिक्रूट करके उसे कंपनी में रखता है, तो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी उसे देखनी है, और वो एम्प्लॉय कैसे काम कर रहा है वो भी देखना है, उसकी ट्रेनिंग भी देखनी है, और उस एम्प्लॉय को उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है नहीं हो रहा है कंपनी में, कि वो बस एक ही काम पे अटका हुआ है। ऐसा नहीं कि सीख नहीं रहा, वो और सीखे और काम करे, ठीक है। उस पर भी ध्यान देना है HR को। स्टेट 3 अदर स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ दैट माधव मस्ट परफॉर्म इन एडिशन टू द अबव एज अ HR मैनेजर ऑफ हेल्थ ग्रो लिमिटेड। अब ये तो काम हो गए कि उसको जॉब से रिलेटेड लोगों को ढूंढना है, जॉब डिस्क्रिप्शन देखना है, ठीक है। तो अब इसके अलावा वो और क्या क्या काम करता है वो आपको देखना है और बताना है, ठीक है। इसके अलावा तो इन्होंने हमसे 3 पूछे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जितने उन्होंने पूछे हैं उससे आपको थोड़े से ज़्यादा ही बताने हैं। तो इन्होंने 5-6 दे रखे हैं, तो आप भी चाहे तो 6 दे सकते हैं। पॉइंट्स ही तो बताने हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 4-5-6 कुछ तो लिखेंगे ही ना आप। तो other specialized activities that Madhavan must perform in addition to the above as a HR human resource manager of Health Grow Limited are any 3 पूछे हैं, तो पहले 3 बताते हैं। रिक्रूटमेंट, दैट इज सर्च फॉर क्वालिफाइड पीपल। रिक्रूटमेंट करना, रिक्रूटमेंट का मतलब ही क्या होता है कि आपको एक एम्प्लॉय को एक किसी भी ऐसी
इंसान को हायर करना, रिक्रूट करना, रखना जो क्वालिफाई हो, जो आपकी जॉब की डिस्क्रिप्शन है। मान लीजिए आप आगे जाकर किसी कंपनी में काम करते हैं एज अ मार्केटिंग, तो आपकी वो चेक करेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो। आप अगर कोई ग्राफिक्स का काम कर रहे हैं तो आपको ग्राफिक्स अच्छे से आता हो। तो आपकी ये सब कुछ एक जॉब प्रोफाइल में लिखा होगा, एक रिज्यूमे टाइप में, ये आपको आता है, ये आपको काम आता है और आप इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो वो देखेंगे कि मार्केटिंग अगर सेल्स के लिए वो सिलेक्ट हो रहे हैं तो क्या ये जो है वो क्वालिफाई है इसको करने के लिए कि नहीं। तो रिक्रूटमेंट में ये होता है कि एचआर ये चेक करता है कि वो जो पीपल जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, जो एम्प्लॉय, क्या वो उसके लिए क्वालिफाई है कि नहीं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, डेवलपिंग कंपेंसेशन एंड इंसेंटिव्स प्लान्स। अब डेवलप करना कि एक कंपनी में एचआर का ये भी काम होता है कि जो बाकी के एम्प्लॉयज़, जो पहले से एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनका अगर कोई नुकसान हो गया है कंपनी की वजह से तो उन्हें कंपेंसेट किया जाए, या उनके जो इंसेंटिव्स यानी कि जो उनके पैसे वगैरह बच रहे हैं या फिर जो उनको प्रीवियस पैसे देने हैं, सैलरी देनी है, उसमें से इंसेंटिव्स वगैरह कट रहा है या इंक्रीमेंट आगे मिल रहा है और नहीं मिल रहा है, ये सब भी ध्यान रखते हैं। ठीक है, मेंटेनिंग लेबर रिलेशनशिप एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप। अब लेबर रिलेशनशिप और यूनियन मैनेजमेंट, लेबर जो होती है जो उस कंपनी में काम कर रहे होते हैं, जितने भी बाकी के एम्प्लॉयज़ होते हैं जो फील्ड वगैरह पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। यूनियन मैनेजमेंट जो ऊपर की पोस्ट पे होते हैं, जैसे मैनेजर हो गया, सीईओ हो गए, एमडी हो गए कंपनी के, या किसी डिपार्टमेंट के हेड हो गए, तो उनके बीच में और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक मैनेजमेंट रखना, एक मेंटेन रखना कि भाई कहीं ऐसी लड़ाई ना हो जाए। तो आपने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी यूनियन स्ट्राइक्स वगैरह होती है, तो उनके दोनों के बीच में जो कड़ी होता है वो एचआर होता है, तो कि वो उनके बीच में मेंटेनेंस बना के रखे, ठीक है, दोनों में ध्यान रखे कि कोई गड़बड़ी ना हो, कोई कंपनी को लेकर कोई फाइट वगैरह ना हो, ठीक है, कोई इश्यू ना हो डेवलप हो। फोर्थ पॉइंट, हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स, कि अगर एम्प्लॉयज़ की कोई कंप्लेंट है किसी से रिलेटेड या किसी काम से रिलेटेड या कोई मशीनरी से रिलेटेड, तो उन कंप्लेंट्स पे या किसी पर्सन से रिलेटेड, तो उन कंप्लेंट्स पे भी एचआर जो है वो ध्यान दे, ठीक है, और उनको सॉल्व करे कि इससे पहले वो बढ़ जाए। प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर कैसे, कि मतलब उन्हें एक ऐसा इन्वायरमेंट, सोशल मतलब समाज, जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे उन्हें सेटिस्फैक्शन मिले, एक अच्छा सा इन्वायरमेंट मिले। सोशल सिक्योरिटी कि हाँ, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये अच्छा है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, और उनको सेफ्टी फील हो, और उनका वेलफेयर कि उनका आगे बढ़ते रहे वो, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो एम्प्लॉयज़ को, ठीक, कि उनका जितना भी सब कुछ काम हो रहा है वो अच्छे से होता रहे, कोई गड़बड़ी ना हो, कोई नुकसान ना हो जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं, उनको एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिले, ठीक है, और अच्छी वेल्थ मिले। ये नहीं कि भाई उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है, वो परेशान हो रहे हैं, ठीक है। डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स एंड अवॉइडिंग लीगल कॉम्प्लिकेशंस। अब वो लीगल कॉम्प्लिकेशंस को भी हैंडल करता है। अगर कोई दूसरी कंपनी या किसी एम्प्लॉय की तरफ से कोई लीगल एक्शन होता है कंपनी की तरफ, कई कई होते हैं ना कई एम्प्लॉयज़ जो लीगली मैटर्स होते हैं, तो उसमें भी वो ध्यान देता है कि कोई लीगली ना आए, कंपनी पे बात ना आए, कंपनी अच्छे से काम करती रहे स्मूथली, और उनके बीच के रिजॉल्व करता है इश्यूज़ को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। स्टेट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। आप या तो 3 पॉइंट्स बताइए जिसमें फाइनेंशियल प्लानिंग की इम्पोर्टेंस बतानी है आपको, ऐसे 3 पॉइंट्स बताने हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग करना, फाइनेंशियल प्लानिंग से आप क्या समझते हैं भाई? फाइनेंशियल प्लानिंग वो होती है कि आपको पूरे साल भर अपनी कंपनी में फाइनेंशियल कितना खर्चा करना है,
या कितना इन्वेस्ट करना है या कितना किस डिपार्टमेंट को देना है फाइनेंशियली, कि जैसे हमारा बजट तैयार होता है कि बजट में अगर हम सिंपल देखें तो अगर हम कहें तो हमें टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को इतना देना है, इतना कुछ पैसे देने हैं, कुछ फार्मर सेक्टर को इतने पैसे देने हैं, ठीक है, एजुकेशन पर इतना लगाना है, राइट। उसी तरह से एक कंपनी की भी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। और उसके अलावा दूसरा बी पार्ट, इन दोनों में से एक ही करना है, ये ध्यान रखिएगा। और ज़रूर देखिएगा आप लोग, कहीं आप दोनों ही कर डालें तो प्लीज़ ये ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। स्टेट एनी 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी। अब ऐसे 3 फैक्टर्स बताने हैं जो फिक्स्ड कैपिटल कौन सी, जो पैसा, जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने फिक्स्ड करके साइड में एक इन्वेस्टमेंट कैपिटल रखी है, अलग से जो पैसा बचा के रखा हुआ है, वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको इफ़ेक्ट कर सकती हैं। कंपनी की ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट है जो उस फिक्स्ड कैपिटल को अफेक्ट कर सकती है, मतलब फिक्स्ड कैपिटल जल्दी से जल्दी खर्च हो सकती है, ठीक है। इमरजेंसी वैसे तो वो अलग है, इन्वेस्टमेंट के लिए है, बची हुई है कि कोई काम हो तो हम उसको यूज़ कर ले, बट मान लीजिए ऐसे कोई अचानक से आ गया खर्चा तो उसके लिए, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जब कंपनी चल रही है तो वो रखी तो इसी के लिए गई है, तो चीज़ें कौन कौन से, 3 पूछी हैं, 4 देनी है, 4 या 5। और एक बात और याद रखना है, मेन बात, जब भी इस तरीके के पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस आए, इनको पैराग्राफ में नहीं लिखना, इनको पॉइंट्स में लिखना है। और इन पॉइंट्स के बीच में प्रॉपर एक एक लाइन या दो दो लाइन का गैप छोड़ के लिखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आप उन पॉइंट्स के बीच में गैप नहीं छोड़ेंगे तो योर आंसर विल नॉट लुकिंग लाइक अ नाइस, आपका आंसर अच्छा नहीं दिखेगा, और जिससे हो सकता है कि आपके थोड़े से मार्क्स कट जाए, ठीक है। पॉइंट्स वाले आंसर हमेशा पॉइंट्स में लिखने हैं, और उस पर्टिकुलर पॉइंट में जो भी बात इम्पॉर्टेंट है उस इम्पॉर्टेंट बात को अंडरलाइन ज़रूर करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इट हेल्प्स इन फॉरकास्टिंग मतलब जैसे आप देखते हैं वेदर फोरकास्टिंग की मतलब पहले से ही दिशा हो जा पता चल जाता है कि भाई आज बारिश आएगी, आज सनी होगा मौसम, या फिर आज धुंध रहेगी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी कुछ इसी तरह से है, पहले से ही हम एक अंदाज़ा, एक अनुमान लगा लेते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। अलग अगर सिचुएशंस अलग अलग कैसे आई, कि अगर हो सकता है हमें कोई मशीनरी खरीदनी हो, अगर हो सकता है कि हमारे मार्केट और सेल में के लिए अलग से ये पैसा रखना है, या फिर अलग से हमें कुछ अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, या किसी को इमरजेंसी आ गई, या कोई थ्रेट आ गया, या मान लीजिए कोई रिस्क आ गया, तो उसके लिए अलग से पैसे रखने हैं, ये तो इतना इतना हम उसमें खर्च करेंगे। तो ये उन्होंने प्लानिंग पहले से सोच रखा कि अच्छा इतना ये होगा तो हम ऐसे खर्च कर लेंगे, ये होगा तो ऐसे, तो उन्होंने पहले से सोच रखी है कुछ सिचुएशंस। डिफरेंट सिचुएशन फेस द इवेंचुअल सिचुएशंस इन अ बेटर वे। और अगर कुछ अच्छा होता है तो बेटर वे के लिए ये अच्छे से संभाल के रखी हुई है, ताकि वो उस सिचुएशन को फेस कर सके, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ठीक है। नंबर 2, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स। बिजनेस शॉक्स भाई क्या हो सकता है, बिजनेस शॉक्स जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी को कोई बाहरी नुकसान हो गया, या जैसे कोई टेक्निकल इशू हो गया, या फिर कोई मौसम की वजह से, जैसे कि कोरोना आया था तो कोरोना की वजह से काफ़ी कंपनीज को हो सकता है लॉस हुआ हो, तो ये एक तरह का बिजनेस शॉक ही हुआ ना उनको। तो उन्होंने अगर पहले से कुछ ऐसा सोच रखा होता कि ऐसा हो सकता है, तो उसकी वजह से अगर रखा होगा तो वो उनको एम्प्लॉयज़ को जैसे निकाला गया था कई कंपनी से, तो वो नहीं निकालते, राइट। तो वो, और अगर वो ऐसा पहले से अब वाली जो कंपनीज होंगी वो ज़रूर इस पैंडेमिक को लेकर सतर्क होंगी कि हम अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें अपने पास कुछ ऐसी तकनीकें, कुछ ऐसे प्लान रेडी रखने हैं ताकि हम अपनी कंपनी को रन कर सकें और हमारी कंपनी को ताला ना लगे, राइट।
तो यही होता है बिजनेस शॉक्स से बचने के लिए। तो इसलिए पहले से ही फ्यूचर की थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी प्रिपेयरिंग करके रखते हैं, जो हमारी हेल्प करता है आने वाले स्थितियों को समझने में और स्थितियों से लड़ने में। ठीक है। थर्ड पॉइंट, it helps in coordinating various business functions like sales and production function by providing clear policies and procedures। वही बात हो गई, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि आपको पता चल जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग में कि आपको किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा देना है, कितना आपको लगाना है, आपको सेल्स में कितना पैसा लगाना है, आपको प्रोडक्शन में कितना पैसा लगाना है, राइट। अगर आप 5,000 रुपये सेल्स वाले को दे रहे हैं, 5,000 रुपये प्रोडक्शन वाले को दे रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन के लिए, तो इससे आपको क्लियर हो गया कि आपको इतना इतना लगाना है। और उसी हिसाब से आप अगर पॉलिसीज़ भी बना के रखेंगे कुछ कुछ कि नहीं आपने इतना ही खर्च करना है, इस लिमिट से ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते, तो ये एक पॉलिसी हो गई, राइट। और इसी प्रोसीजर को लेकर आप आगे चलेंगे और आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, राइट। तो ये मतलब एक कोऑर्डिनेशन भी हुआ ना कि कंपनी के उन एम्प्लॉयज़ के बीच में, उस डिपार्टमेंट के बीच में और जिन्होंने प्लानिंग करी है उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन है, एक मिलजुल कर काम हो रहा है। फाइनेंशियल प्लानिंग होने से ये फ़ायदा हुआ। प्लानिंग अगर शुरू से होगी और वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कस करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको पता है कि कैसे कैसे करना है काम और किस किस तरीके से करना है काम। ठीक है, तो वो सतर्क भी रहेंगे और उनको पता है कि उनको शुरू से लेकर 1 साल में कितना टारगेट उनको अचीव करना है। ठीक। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ हेल्प टू रिड्यूस वेस्ट डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैप्स इन प्लानिंग। रिड्यूस कर देता है वेस्ट रिड्यूस करने का ये मतलब नहीं कि कचरा रिड्यूस, नहीं, मतलब टाइम बचाता है। कि अगर आपको पता है अगर आपको पता है कि एक डिपार्टमेंट का जो इंसान व्यक्ति है या एम्प्लॉय है वो ये काम कर रहा है, ठीक है, ये फाइल रेडी कर रहा है, तो दूसरे डिपार्टमेंट के पास दूसरी फाइल है, ठीक है, तो ये शुरू से ही फाइनेंशियली चल रहा है ना प्लान की। फाइनेंस वाले फाइनेंस देखेंगे, सेल्स वाले सेल्स देखेंगे, उनको अपनी ये पूरी फाइल तैयार करनी है, उनको अपनी ये पूरी फाइल तैयार करनी है। तो अगर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होगी तो क्या होगा, जो मैनेजर है वो सेल्स की भी कर सकता है फाइल, फाइनेंस की भी कर सकता है, तो इससे दो काम हो गए, वो भी अपना करेगा ही करेगा जो सेल्स और फाइनेंशियल वाला है, और मैनेजर तो करेगा, तो दो काम हो जाएंगे, डुप्लीकेशन, डबल मेहनत और टाइम वेस्ट अलग से। तो अगर फाइनेंशियल प्लानिंग होगी कि पहले से किसको कितना काम करना है, किसको कितना खर्च करना है, कौन सी फाइल तैयार करनी है, तो इससे रिड्यूस होगा उनके टाइम एफर्ट्स। ठीक है। इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। अब ये तो सीधी सी बात है, जो प्रेजेंट में हम काम कर रहे हैं उसको ध्यान में रख कर ही तो हम फ्यूचर का देखेंगे ना, कि फ्यूचर में हम ऐसे ऐसे काम करेंगे कि इस तरीके से चलेगा काम, तो प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में एक लिंक होगा, राइट। सिक्स्थ पॉइंट, इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन ऑन अ कॉन्टिन्यूस बेसिस। तो ये एक लिंक होगा किसके बीच में, इन्वेस्टमेंट जो हमारी बची हुई है और फाइनेंशियल डिसीजन। कैसे कि जो जैसे कि इन्वेस्टमेंट जो है हमारी, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो बची हुई चीज़ें होती है, जो बचा हुआ पैसा होता है, जो कैपिटल बची हुई है हमारा पैसा, राइट। तो उसके बीच में और फाइनेंशियल डिसीजन, हमने पहले से अगर सोच रखा है फाइनेंशियल प्लानिंग कि हाँ कैपिटल में ये पैसा, हमने इतना जो पैसा है वो हमने मशीनरी में लगाना है, इतना जो पैसा है वो हमने सेल्स पे लगाना है, एडवर्टाइजमेंट में लगाना है, इतना जो पैसा है वो हमने टेक्नोलॉजी पे लगाना है। तो हमने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो फाइनेंशियल डिसीजन होंगे कि अगर उस डिपार्टमेंट में मान लो इसमें सेल्स में लगे हैं 5,000, सेल्स में जो प्रोडक्शन वाला है उसमें लगे हैं 5,000, और जो इसमें लगे हैं 2,000 सेल्स वाले में, सॉरी मार्केटिंग, प्रोडक्शन में लगे हैं 5,000, सेल्स में लगे हैं 5,000, प्रोडक्शन में 5,000, सेल्स में 5,000,
और मार्केटिंग में 2,000। तो ये हमने पहले से डिसाइड करके रखा है कि इस डिपार्टमेंट में इतने पैसे लगेंगे। तो मान लीजिए अगर उनका कोई इमीडिएट खर्चा तो जैसे एडवर्टाइजमेंट वाला कहता है कि मुझे तो भाई एडवर्टाइजमेंट करनी है तो मेरे को थोड़े से पैसे दे दीजिए, तो वो उन 2,000 में से जो इन्वेस्टमेंट बची होगी, जो उन्होंने निकाल के रखी होगी, इतनी हमें देनी है सेल्स वालों को एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो वो 2,000 रुपये वो दे देंगे। तो ये इनके बीच में लिंक्ड हुआ, दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में, राइट। इट इज़ लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर, ये हो चुका है। 7th, इट मेक्स द इवैल्यूएशन ऑफ अ एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर बाय स्पेलिंग आउट डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरियस बिजनेस सेगमेंट्स। मतलब इसमें इवैल्यूएशन होता रहता है, बदलाव होता रहता है, चेंज होता रहता है, इवैल्यूएट होता रहता है कि जो एक्चुअल आपकी परफॉर्मेंस है वो आसानी से स्मूथली चलती रहेगी, और जो आगे की आपकी जो परफॉर्मेंस चल रही है वेरियस बिजनेस अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वो भी अच्छे से चलती रहेगी बाय स्पेलिंग आउट डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव, जिससे अगर आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी ऑब्जेक्टिव हर डिपार्टमेंट में ज़रूरी है, कौन से आपको काम करना है हर डिपार्टमेंट में, वे अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स में क्या क्या काम आपने करना है। सेल्स में आपको क्या काम करना है, फाइनेंस में आपको क्या काम करना है, मैन्युफैक्चरिंग में आपको क्या काम करना है। तो अगर आप पहले से प्लानिंग करेंगे तो आपको पता होगा ना कि क्या क्या काम करना है और क्या क्या बदलाव आए हैं, वैल्यूएट हुए क्या क्या, वो भी आपको पता होगा, राइट। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो हम देखते हैं, वो है फिक्स्ड कैपिटल के इफ़ेक्ट्स क्या करते हैं कंपनी पर जब फिक्स्ड कैपिटल स्टेट एनी 3 फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं फिक्स्ड कैपिटल पर जो कंपनी के पास होती है, ठीक है। फैक्टर्स इफेक्टिंग रिक्रूटमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर, नेचर ऑफ बिजनेस इफेक्ट्स द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एज ट्रेडिंग कंसर्न नीड्स लोअर इन्वेस्टमेंट इन अ फिक्स्ड असेट कंपेयर्ड विद अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ, पहले तो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब समझिए। फिक्स्ड कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है एक वो अमाउंट ऑफ पैसा, जो पैसा आप साइड में बचा कर रख रहे हैं अगर आपकी कंपनी को कोई भी इमरजेंसी नीड हो उसके यूज़ के लिए, या फिर कैसा अमाउंट जो आपकी परेशानियों में आपकी कंपनी के ज़रूरत के समय मदद कर सके। एक फिक्स्ड कैपिटल अलग से रखनी, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस अफेक्ट द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एज अ trading concern needs lower investment in fixed assets compared with manufacturing organization। अब ये कह रहे हैं कि आपके बिजनेस का नेचर, मान लीजिए आपका बिजनेस का नेचर कुछ इस तरीके का है कि उसमें जो फिक्स्ड कैपिटल के रिक्वायरमेंट हैं वो कम इन्वेस्टमेंट से भी चल जाएगी, जो कम पैसा बचे उससे भी चल जाएगी, बट या आपने कम बचा के रखी हुई है। कभी कुछ नेचर ऐसे होते हैं बिजनेस के जिसमें कम इन्वेस्टमेंट से चल जाता है, या आपके पास कम होती है इन्वेस्टमेंट, आपने ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल नहीं रखी होती, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग का कुछ बनाने वाला काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से फिर आ जाएगा खर्चा ज़्यादा, कि जैसे बिजली का बिल आ गया या कोई मशीन ख़राब हो गई, तो उसके फिर आपको अर्जेंट बेसिस पे उस खर्चे को यूज़ करना होगा, जिसकी वजह से आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इफ़ेक्ट हो सकता है, राइट। उसमें फिक्स्ड कैपिटल जो है आपकी कम हो जाएगी और वो बचेगी नहीं आगे के खर्चों के लिए, ठीक है। आगे के खर्चों के लिए वो आपकी जो फिक्स्ड कैपिटल है वो बचेगी नहीं।
फिक्स्ड कैपिटल जो है वो आपकी बचेगी नहीं, राइट। तो इससे क्या होगा कि अगर आपके इमरजेंसी में कोई आगे और किसी डिपार्टमेंट में खर्चे की ज़रूरत पड़ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक। और ये होता है नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। सेल ऑफ ऑपरेशन, स्केल ऑफ ऑपरेशन अफेक्ट्स द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एज अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग एट हायर स्केल। अगर मान लीजिए किसी बिजनेस में ऑपरेशंस मतलब जो काम हो रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का या काफ़ी ज़्यादा हायर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, कोई मशीनरी का, बड़ी भारी मशीनरी का काम हो रहा है, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़रूर लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि भाई खर्चा ज़्यादा और है मशीनरी का, राइट। तो इस वजह से हायर स्केल पर आपको फिर उसके लिए हायर इन्वेस्टमेंट भी रखनी होगी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले, ठीक है। थर्ड, द चॉइस ऑफ टेक्निक, आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं अफेक्ट द फिक्स्ड कैपिटल। मान लीजिए अफेक्ट्स द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एज अ कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन। कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स हायर इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इंटेंसिव मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल, बहुत ज़्यादा पैसे की या बहुत ज़्यादा असेट्स जिसमें यूज़ हो रही हों, जिसमें बहुत ज़्यादा मशीनरी, कंप्यूटर, ये सब यूज़ हो रहे हों, तो इसके लिए भी आपको क्या चाहिए होता है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, प्लांट हो, मशीनरी हो, लेबर इंटेंसिव के मुकाबले। लेबर इंटेंसिव के मुकाबले जिसमें लोग काम कर रहे हो उसके मुकाबले उसमें आपका लेस इन्वेस्टमेंट से चल जाएगा। अब आप ध्यान से देखें इस आंसर में, तो इस आंसर में एक स्मॉल और एक बिग ऑर्गेनाइजेशन दोनों की बातें हो रही हैं। तो आपको भी ये ध्यान रखना है जब भी आप आंसर लिखें तो आप दोनों कंपनीज के बारे में बात करें। दोनों टाइप की बिजनेसेस होते हैं, कोई स्मॉल बिजनेस होता है और कोई लार्ज बिजनेस होता है, बड़ा बिजनेस होता है। तो नेचर ऑफ बिजनेस में भी आप दोनों की बात कर रहे हैं कि अगर बड़ा बिजनेस है, बड़ी कंपनी है, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रखनी होगी उसके कंपैरिजन में स्मॉल के, ठीक है। और उसके लिए जो आपकी इन्वेस्टमेंट है फिक्स्ड कैपिटल वो ज़्यादा यूज़ होगी बड़ी कंपनी के लिए उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और छोटी कंपनी के लिए छोटे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर बड़ी कंपनी में ज़्यादा ऑपरेशन है तो आपको उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा रखनी होगी स्मॉल के मुकाबले। टेक्निक्स का भी सेम है, अगर बड़ी कंपनी में मशीनरी का काम ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट फिर ज़्यादा रखनी होगी ताकि वो आपको कोई इफ़ेक्ट ना करे। अगर आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट रखेंगे लेबर वाली तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट आपकी कम होगी तो चलेगा, बट मशीनरी वाली जो बड़ी कंपनी है, लार्ज, उसके लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, ठीक है। हायर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जनरली रिक्वायर्स हायर इन्वेस्टमेंट। अगर आपको अपनी कंपनी की ग्रोथ करनी है तो आपको फिक्स्ड कैपिटल जो है वो भी ज़्यादा चाहिए होगी इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड असेट्स कंसिक्वेंटली लार्ज फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होगी अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि आप कंसिक्वेंटली रोज़ रोज़ या धीरे धीरे अपनी जो एम्प्लॉयज़ की जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, जो एसेट्स है, उसको बढ़ाते रहे। मतलब अपनी जो कंपनी की प्रॉपर्टीज़ वगैरह है वो ख़रीदते रहें ताकि उस कंपनी की ग्रोथ होती रहे, नए नए फंक्शंस लाते रहें, नए नए चेंजेस करते रहें, ठीक है। और उसके लिए भी आपको हायर इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है, जैसे कि फिक्स्ड असेट्स वगैरह, ठीक। और उसके लिए फिक्स्ड असेट्स भी चाहिए, असेट्स चाहिए तो उसके लिए बड़ी कैपिटल चाहिए, ठीक है। फिक्स कैपिटल एक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, राइट। विद डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट नोन एज मोर इंक्रीज एज मोर इन्वेस्टमेंट्स इज टू बी मेड अ फिक्स्ड एसेट्स। मतलब आपको डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्स मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अगर आपको
फिक्स्ड कैपिटल रखी है आपने, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से आपने उस फिक्स्ड कैपिटल को ज़रूर बांटा होगा कि इस डिपार्टमेंट में इतना पैसा लगेगा, इस डिपार्टमेंट में इतना पैसा लगेगा। तो इस हिसाब से आपकी फिक्स्ड कैपिटल का ऐसी कोई कमाई होनी चाहिए जैसे वो फिक्स्ड कैपिटल जो आपकी इंक्रीज़ होती रहे। ये नहीं कि एक फिक्स्ड अमाउंट पे पड़ी रहेगी, वो इतना है तो बस इतना ही रहे, क्या पता किस दिन किसी डिपार्टमेंट को ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए। तो ये आपको इंक्रीज़ करने के भी तरीके ढूंढने के, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करते रहें, ठीक है। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव affect the requirements of fixed capital as the availability of leasing facilities में reduces the funds। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव क्या होते हैं भाई, जिसमें इफ़ेक्ट करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अवेलेबिलिटी, मतलब जो भी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स है उसको इफ़ेक्ट करते हैं। लीजिंग फैसिलिटीज़ मतलब जो रोज़मर्रा के खर्चे वगैरह होते हैं वो फिक्स कैपिटल को कभी कभी इफ़ेक्ट कर सकते हैं और उसके फंड को रिड्यूस कर सकते हैं असेट खरीदने के मुकाबले भी। सिर्फ बाइंग असेट से ही नहीं ज़रूरी कि आपकी कैपिटल इफ़ेक्ट हो, जो लीजिंग जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उनसे भी आपकी कैपिटल इफ़ेक्ट हो सकती है। रोज़मर्रा के जो खर्चे हो रहे हैं, जैसे बिजली का बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, अगर एक कंपनी में वाटर कूलर वगैरह भी लगा है या पानी का कुछ है तो खाने का भी, ठीक है। Collaboration reduces the level of investment to fixed assets as organization share each other's facilities। अगर कोलैबोरेशन हो रहा है किसी कंपनी के साथ मान लीजिए, तो उसमें भी अगर आप अपनी फिक्स असेट को लगा रहे हैं तो उससे भी आपकी क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होगा और दूसरों के जो ऑर्गेनाइजेशन के जो फैसिलिटीज़ हैं वो अगर आप मिलकर उठा रहे हैं। कोलैबोरेशन रिड्यूसेस द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट। कोलैबोरेशन जो है वो भी रिड्यूस करती है इन्वेस्टमेंट एक फिक्स असेट्स में, और ऑर्गेनाइजेशन जो है फैसिलिटीज़ शेयर करती है। मान लीजिए अगर आप अपनी 2 कंपनीज और भी है मिलकर काम कर रहे हैं कोलैबोरेट करके फिक्स्ड कैपिटल का, तो मानेंगे कि कुछ हिस्सा उसने ले लिया शेयर ऑफ, अगर 50,000 है तो 25,000 उनके हो गए, 25,000 आपके हो गए, तो इससे आपकी फिक्स कैपिटल क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, कम हो गई, राइट। तो ये यही कहना चाह रहे हैं, कोलैबोरेशन से भी इन्वेस्टमेंट का लेवल कम होता है। तो यहाँ पर आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 25 को समझने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। इसका हम एक ही पार्ट आज करेंगे, ए पार्ट, और फिर नेक्स्ट क्लास में इसका बी पार्ट करेंगे। यह छोटा सा ही है, दोनों आज ही हो जाएंगे, ठीक है। तो हम पहले ये वाला कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ये कितने नंबर का है, ये 4 मार्क्स का है, 2 मार्क्स ईच पार्ट, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल मतलब जो बाहरी सोर्स है रिक्रूटमेंट के बाहरी सोर्स। रिक्रूटमेंट मतलब क्या पढ़ा था हमें रिक्रूटमेंट का, कि किसी को जॉब पे लगाना, रिक्रूट करना। तो 2 तरीके के रिक्रूटमेंट में पूछा इन्होंने, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और कैजुअल रिक्रूटमेंट। क्या होता है इनको एक्सप्लेन करना है। आप एक्सप्लेनेशन को पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 मार्क्स में है। लेकिन अगर आप पॉइंट्स में लिख देंगे तो वेल एंड गुड, और उस पॉइंट्स में कुछ अंडरलाइन कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इसमें 2 पॉइंट पूछे हैं, कहीं कैजुअल के साथ आप डायरेक्ट को मिक्स कर दे, थोड़ा सा गैप देके ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। और बी में क्या पूछा है, और या तो आप एक्सटर्नल सोर्स ये वाले बताइए, या फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मतलब ऐसे इंसेंटिव्स जिनमें पैसों की ज़रूरत नहीं होती, विच मोटिवेट एम्प्लॉयज़ फॉर हायर परफॉर्मेंसेस। जो मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉय को अच्छा परफॉर्म करने के लिए, जिसमें पैसों की नहीं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट।
ठीक है। एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन, कि एम्प्लॉयर जो पार्टिसिपेट कर रहा है कंपनी में, जो काम कर रहा है, उससे कैसे वो मोटिवेटेड रहता है। और दूसरा कि एक ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कैसा है, मतलब उसका एनवायरनमेंट कैसा है, कि वो कैसे अच्छे से सारे एम्प्लॉयज़ रह रहे हैं मिलजुल कर, या लड़ाई झगड़ा या पॉलिटिक्स वगैरह कुछ अंदर अंदर चल रही है लड़ाई, जो एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है, तो ये 2 है, तो हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इन विच अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड। इसमें क्या होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, कि एक कंपनी या स्कूल का मान लीजिए कोई बोर्ड है, जिसमें डायरेक्ट नोटिस चिपका दिया गया है नोटिस बोर्ड पर। एंटरप्राइजेज स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब अवेलेबिलिटी, मतलब मान लीजिए स्कूल का हेड बॉय चुन रहे हैं वो, उन्होंने, स्कूल भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसको एज ए एग्जाम्पल हम लेते हैं, हेड बॉय चुन रहे हैं, तो वो कहेंगे ये हेड बॉय में 11th और 12th के बच्चे होंगे, बॉयज़ और गर्ल्स में से बॉयज़ हेड बॉय के लिए, स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, ये 2 उन्होंने वो दी बातें। और थोड़ा सा राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ड्राइंग में थोड़ा अच्छा होना चाहिए, जैसे मान लीजिए, या स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। ये उन्होंने कुछ क्वालिटीज़ लिख दी और उसे बोर्ड पे चिपका दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, कि वो डायरेक्टली बुला रहे हैं जिसको आना है, जो हेड बॉय के लिए अपने आप को इन क्वालिटीज़ में फिट मानता है, वो आइए और प्रिंसिपल से मिलिए, जिसका भी उन्होंने दे रखा है, स्पोर्ट्स टीचर से मिलिए या क्लास टीचर से, जिससे भी उन्होंने कहा मिलने को, उससे मिले। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया। इस तरह से कंपनी में भी होता है, किसी पोस्ट के लिए डायरेक्टली वो पोस्ट पे या मेल पे डाल देते हैं, या डायरेक्टली वो कर लेते हैं। ठीक है, जॉब सीकर्स स्किल्ड और सेमी स्किल्ड assemble outside the premises of the organization on the specified date and selection is done on a spot। मतलब वही कि इन्होंने आपको स्पेसिफिक डेट, और चाहे वो स्किल्ड है चाहे वो अनस्किल्ड है, वो आएंगे, इंटरव्यू देंगे, उनसे बातचीत करेंगे और ऑन द स्पॉट उसमें उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक डेट और टाइम वो देंगे और उसी टाइम पर उनका सिलेक्शन होगा। तो ये होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की कोई प्रोसीजर नहीं है, सिर्फ आइए, बातें कीजिए उनसे, थोड़ी सी उन्हें अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और डायरेक्टली रिक्रूट हो गया। मतलब बिना किसी दूसरे डिपार्टमेंट से मिले, उनको एक डायरेक्टली उन्होंने ही नोटिस पढ़ा खुद ही, और खुद ही उन्होंने जाके इंटरव्यू दिया और उनका ऑन द स्पॉट हो गया सिलेक्शन। ठीक है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कैजुअल कॉलर्स, it is a source of recruitment in which the business organization keeps a database of the unsolicited application in their offices to be used as a valuable source of manpower। मतलब इसमें क्या होता है बिजनेस में, कैजुअल कॉलर्स में, कि उनको रिक्रूटमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो करनी होती है, उसके लिए वो एक डाटाबेस तैयार करते हैं, ऐसे एप्लीकेशंस जो वैल्यूएबल सोर्स मतलब जो उनकी कंपनी में बहुत अच्छे से काम कर सकें। मतलब इस तरह से काम कर सके जो उनकी स्पेसिफिक ड्यूटीज़ हैं उसी पे वो ध्यान दे सके। ठीक है, ऐसे जॉब सीकर्स एंड कैन बी स्क्रीम टू फिल द वैकेंसीज एज दे अराइज। मतलब इसमें क्या होता है कि कैजुअली उनको बुलाया जाता है। ठीक है, और इसमें उनको जिस दिन भी काम हो उस दिन आइए, उस दिन काम कीजिए अपना। ठीक है, लिस्ट ऑफ सच जॉब सीकर्स कैन बी प्रिपेयर्ड एंड कैन बी स्क्रीन्ड
टू फिल द वैकेंसीज एज दे अराइज। जैसे जैसे वो वैकेंसीज आ रही हैं वैसे वैसे आप उसको ज्वाइन करते जाइए, कैजुअली करते जाइए ज्वाइन, ठीक है। और उनको बस यूज़ करना है आपको। एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, यानी कि ऐसी बी पार्ट इसका जिसमें आपको बिना पैसे दिए आपको अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करना है कि वो अच्छे से परफॉर्म करें। एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन, इट रेफर्स टू द इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द इश्यूज़ रिलेटेड टू देम। मतलब ऐसा नहीं है अगर उनसे रिलेटेड कोई काम हो रहा है, एम्प्लॉय से रिलेटेड, मतलब अगर कोई एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह का काम हो रहा है तो ये नहीं है कि आप खुद ही मैनेजमेंट अंडर डिसाइड कर लो कि नहीं इतनी होनी चाहिए फिक्स सैलरी। थोड़ा उनसे डिस्कस कीजिए, थोड़ा उनसे बात कीजिए, खुलकर बात कीजिए, या उन्हें उनके काम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो खुलकर सुनिए, ठीक है। तो इससे उनसे डिस्कस कीजिए, वन ऑन वन बात कीजिए ताकि उन्हें भी अच्छा लगे, ठीक है, और कॉन्फिडेंट फील हो, एक अच्छा इन्वायरमेंट, ये कहना चाह रहे हैं। एम्प्लॉयज़ को लगे कि हाँ हम भी इस कंपनी में कुछ है, हमारी भी वैल्यू है। एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी और वर्क कमेटी एक्सेट्रा। एम्प्लॉयज़ को हम कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, या तो हम उन्हें जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी में किसी में डाल दें या फिर वर्क कमेटी में, मतलब उन्हें किसी कमेटी में डाल दें ताकि वो कंपनी को भी जान सके और कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं उसे भी जान सके कि उन्हें इस कंपनी के प्रति कैसे काम करना है और उनको अप्रिसिएशन भी देना है, राइट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, it indicates the characteristics which describes an organization and distinguishes one organization from the other। मतलब it indicates the characteristics, मतलब characteristics indicates करने हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, किस तरीके की है वो ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी है, बुरी है, कैसी है, और उनका एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। अब वही बात आ गई ना कि इंडिविजुअल को उसकी एंटोनॉमी देना, रिवॉर्ड देना, ठीक है, प्राइज देना उनको, और एम्प्लॉय की जो रिस्क टेकिंग है उस पर थोड़ा ध्यान देना कि वो जो काम कर रहा है वो अच्छे से हो, आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच हेल्प्स इन डेवलपिंग बेटर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नीचे दे रखे हैं। इंडिविजुअल एंटोनॉमी, इंडिविजुअल को एक एप्रिसिएशन देना, एक मिलजुल कर काम करना, ठीक है, उसे रिवार्ड देना। समय समय पे कई कंपनीज जो है कुछ पार्टीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज करती होंगी, राइट, और कुछ ना कुछ बेस्ट एम्प्लॉय वगैरह की ट्रॉफी वगैरह जो देती है वो किस लिए देती है कि एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिले और कंपनी का एनवायरनमेंट भी अच्छा रहे और जिससे वो कंसीडर कर सके काम, और उन्हें इन्वॉल्व करके कुछ काम ऐसा देना जिससे उनको अच्छा लगे, उनको जॉब के प्रति थोड़ा सा चैलेंज देना भी, ताकि वो कंपनी के बेटरमेंट में काम कर सके, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जो हमने करे हैं, ठीक है, और नेक्स्ट पेपर फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे और कंटिन्यू करेंगे। अभी तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं, 6 मार्क्स के भी क्वेश्चंस बचे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 34 तक ही हैं और हम अभी पहुँचे हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि आपको दोबारा समझने की ज़रूरत है या टॉपिक, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।